हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो ये हमारा पॉलिटी का थर्ड पार्ट है और इसमें हम सेलिएंट फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बात करेंगे। उसके बारे में समझेंगे कि हमारी कॉन्स्टिट्यूशन के क्या क्या इम्पोर्टेंट फ़ीचर्स हैं। अराउंड हमारे 15 इम्पॉर्टेंट फ़ीचर हैं कॉन्स्टिट्यूशन के। सबसे पहला अगर कॉन्स्टिट्यूशन का फ़ीचर की हम बात करें तो वो है लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। वैसे कॉन्स्टिट्यूशन को क्लासिफाई दो तरीके से करते हैं, एक है रिटन कॉन्स्टिट्यूशन और एक है अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन। अगर हम रिटन कॉन्स्टिट्यूशन के एग्जांपल की बात करें तो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन, और अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन के एग्जांपल की बात करें तो वो है ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन। इसी तरीके के अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन से बेस्ड इंडिया में भी रिटन कॉन्स्टिट्यूशन लाया गया। पूरा का पूरा कॉन्स्टिट्यूशन रिटन फॉर्मेट में है। ब्रिटेन का जो कॉन्स्टिट्यूशन है बहुत ही फ्लेक्सिबल है, बट अमेरिका में कॉन्स्टिट्यूशन थोड़ा रिजिड है। तो इंडिया में भी उसी तरीके से हम एक कॉन्स्टिट्यूशन रिटन कॉन्स्टिट्यूशन लाते हैं। वैसे अमेरिका में इतना बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन नहीं लाया गया था। ओरिजिनली वहाँ पे 7 ही आर्टिकल थे अगर हम देखें कॉन्स्टिट्यूशन बनने के टाइम पे। इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन इतना बड़ा क्यों है? क्योंकि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव और डिटेल्ड मैनर में लिखा हुआ है कि इसमें हर डॉक्यूमेंट, हर आर्टिकल बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव और इलेबोरेटेड वे में आपको मिलेगा। ओरिजिनली अगर हम 1949 में देखें तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक प्रियम्बल 395 आर्टिकल एंड 8 शेड्यूल थे। जो हमारे 395 आर्टिकल्स थे वो 22 पार्ट्स में डिवाइडेड थे। और वहीं हम अगर 2026 में देखें तो अभी हमारे पास है एक प्रियम्बल 448 आर्टिकल्स जो कि 25 पार्ट्स में डिवाइडेड हैं एंड 12 शेड्यूल। अगर इसी तरीके हमारा इतना बड़ा लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होने के मेन फैक्टर्स अगर हम देखें कि वो क्या है, तो इसमें हम 4 फैक्टर्स हैं जो इसमें कंट्रीब्यूट करते हैं इतने बड़े और रिटन कॉन्स्टिट्यूशन में। वो है, फर्स्ट है जोग्राफिकल फैक्टर। इंडिया की डाइवर्सिटी अगर हम देखें तो जोग्राफिकल मैनर में बहुत ज़्यादा है। तो हर एरिया को फोकस करते हुए, हर रीजन को फोकस करते हुए उसके अकॉर्डिंगली आर्टिकल, शेड्यूल, हर चीज़ का आप पार्ट बना रहे हैं। ट्राइबल एरियाज़, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और हिली एरियाज़, हर किसी को ध्यान में रखते हुए अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन में उनके लिए कुछ प्रोविजंस बनाते हैं तो वो एक बहुत बड़ा एलैबोरेटेड, डाइवर्सिफाइड आपको एक डॉक्यूमेंट मिलेगा। इसीलिए ये सबसे बड़ा फैक्टर है एक इतने बड़े साइज़ के कॉन्स्टिट्यूशन का। सेकंड, अगर हम हिस्टोरिकल फैक्टर देखें, हमारे जितने भी हिस्टोरिकल फैक्टर्स थे जैसे कैसे किंगडम्स वगैरह, इन सब, और जो हमारा ब्रिटिश कॉलोनी के टाइम पे हमारा जो पीरियड था, ब्रिटिश एम्पायर का पीरियड, क्राउन रूल का पीरियड, उसमें जो हमारे जितने रूल्स आए उनसे जितने आपने यहाँ पे आर्टिकल प्रोविजंस इंक्लूड करे वो। और इंडिया में एक सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन है। मेनली अगर आप अमेरिका में देखें तो अमेरिका एक फेडरेशन है, वहाँ पे आपका अमेरिका का एक अलग कॉन्स्टिट्यूशन है और जो वो पर्टिकुलर स्टेट है, जैसे कोई भी आप उसकी 50 स्टेट्स में से कोई भी एक स्टेट है तो उनका अलग पर्सनल कॉन्स्टिट्यूशन है। तो इंडिया में सब पूरे की पूरी कंट्री का सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन है, किसी स्टेट का अपना पर्टिकुलर कोई कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है। हाँ, पहले JNK का अपना पर्टिकुलर था, बट अब 370 हटने के बाद से वो भी इंडियन सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ही आता है। और जो इसमें एक बड़ा फैक्टर ये भी आता है, फोर्थ जो फैक्टर है हमारा, जो डोमिनेंस था लीगल इम्यूनिटीज़ का हमारे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में। कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में मोस्टली जितने भी लोग थे या तो वो लीगल बैकग्राउंड के थे या पॉलिटिकल बैकग्राउंड के थे। तो लीगल बैकग्राउंड वाले लोगों की एक तरीके से लीगल जो लैंग्वेज है वो बहुत ज़्यादा इसमें इंक्लूडेड है, इसलिए भी एक ये हमारे बड़े कॉन्स्टिट्यूशन के जो साइज है उसको कंट्रीब्यूट करता है। अगर हम सेकंड देखें तो हमारा इसका फीचर है जो कितने सोर्सेज से हमने कुछ ना कुछ हमारे आर्टिकल प्रोविज़न जो है हमने दूसरी कंट्रीज़ के कॉन्स्टिट्यूशन से लिए हैं।
तो वो क्या क्या हमारे प्रोविजंस हैं, या फिर हमने अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन, आयरलैंड कॉन्स्टिट्यूशन सबसे लिया है, या फिर हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिया है। बहुत बड़ा पार्ट हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिया। अबाउट हमने 250 प्रोविजंस जो थे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिए। अगर हम सोर्सेज के बारे में बात करें तो फर्स्ट सोर्स है हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, और इसमें हमने उससे लिया है फेडरल स्कीम, ऑफिस ऑफ गवर्नमेंट, जुडिशरी, पब्लिक सर्विस कमीशन, इमरजेंसी प्रोविज़न एंड एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेल्स। अगर हम ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो वहाँ से हमने पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट ली है। ब्रिटेन में जैसे पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट है, उसी तरीके से इंडिया में भी पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट को ही अडॉप्ट किया गया है। एक प्रेसिडेंट इलेक्ट होता है, प्रेसिडेंट इनडायरेक्टली इलेक्ट होता है, बट प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो डायरेक्टली इलेक्ट होते हैं। तो हमारे यहाँ पे हमने वो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट लिया है। रूल ऑफ लॉ, लेजिस्लेटिव प्रोसीजर, सिंगल सिटीजनशिप हमने ब्रिटेन के कॉन्स्टिट्यूशन से लिए है। कैबिनेट सिस्टम, प्रोग्रेटिव रिट्स, पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस एंड बाईकैमरलिज्म, इक्वालिटी बिफोर लॉ। अगर हम यूएस कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो वहाँ से हमने लिया फंडामेंटल राइट्स, प्रियम्बल लिया है हमने वहाँ से, इंडिपेंडेंस और जुडिशरी, जुडिशियल रिव्यू, इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट, रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जजेस, पोस्ट ऑफ वीपी, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। अगर हम देखें ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से हम इक्वालिटी बिफोर लॉ लेते हैं, एंड यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से हम इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ लेते हैं। आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन के बात करें तो हमने वहाँ से डीपीएसपी लिया है, नॉमिनेशन ऑफ मेंबर टू राज्यसभा एंड मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट लिया है। कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से फेडरेशन विद अ स्ट्रॉन्ग सेंटर हमने वहाँ से लिया है। जैसे हमारे यहाँ पे स्टेट्स की पावर है, बट सेंटर मेन कंट्रोल रखता है बहुत सारी चीज़ों में, तो ये चीज़ हमने कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से ली है। जितनी भी रेसिडुअरी पावर्स हैं वो सेंटर के पास होंगी। एंड अपॉइंटमेंट ऑफ स्टेट गवर्नमेंट बाय द सेंटर, ये भी हमने कैनेडियन से कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। एडवर्सरी जुरिडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, ये भी हमने वहीं से लिया है। ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है उससे हमने लिया है कॉन्करेंट लिस्ट, इम्पॉर्टेंट, फ्रीडम ऑफ ट्रेड, कॉमर्स एंड जॉइंट सिटिंग ऑफ 2 हाउस ऑफ पार्लियामेंट। जो हमारी जॉइंट सिटिंग ऑफ 2 हाउस ऑफ पार्लियामेंट है, लोकसभा एंड राज्यसभा की जो जॉइंट सिटिंग होती है वो हमने ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। नाउ नेक्स्ट हम बात करेंगे वेमर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जर्मनी। जर्मनी की कॉन्स्टिट्यूशन से हमने लिया है सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट ड्यूरिंग इमरजेंसी। इमरजेंसी के टाइम पे जो फंडामेंटल राइट्स हैं जो सस्पेंड हो जाते हैं, हमने ये यहाँ से लिया है। सोवियत कॉन्स्टिट्यूशन जो कि अब रशियन कॉन्स्टिट्यूशन है, पहले यूएसएसआर, वहाँ से हमने फंडामेंटल ड्यूटीज़ एंड आइडियल्स ऑफ जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, जो प्रियम्बल में हमारे हैं, हमने वो सोवियत कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से हमने लिया है रिपब्लिक एंड आइडल ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी, जो हमारे प्रियम्बल में इंक्लूडेड है। साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन से अगर हम देखें तो वहाँ से हमने लिया है प्रोसीजर ऑफ अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जो हमारा आर्टिकल 368 है वो, एंड इलेक्शन ऑफ मेंबर ऑफ राज्यसभा। जापानीज़ कॉन्स्टिट्यूशन से हमने लिया है प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। तो ये हमारे कुछ जो भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ से क्या लिया गया है, क्या सोर्सेज हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के, उनके बारे में डिस्कस किया। अब नाउ थर्ड पॉइंट जो है, थर्ड फीचर जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, वो है इट इज़ अ ब्लेंड ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ना ही प्रॉपरली रिजिड है, ना ही बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल है। अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन को क्लासीफाई करें रिजिड और फ्लेक्सिबल में, तो रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन में अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन आता है एंड फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन में ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन आता है। बट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एक सिस्टम ऑफ बोथ है, वो ना ही प्रॉपरली, ना ही पूरा रिजिड है, ना ही फ्लेक्सिबल है। यहाँ पे हम टाइम टू टाइम चेंजेस कर सकते हैं। कोई भी हमारे लॉज, आर्टिकल्स अगर आउटडेटेड हो रहे हैं तो हम उन्हें पार्लियामेंट में बाय 2/3 मेजॉरिटी
और कुछ लॉज हम सिंपल मेजॉरिटी से भी अमेंड कर सकते हैं, कुछ लॉ 2/3 या स्पेशल मेजॉरिटी से अमेंड कर सकते हैं, और साथ में स्टेट्स का रेक्टिफिकेशन होता है, वो प्रोसीजर हम बाद में पढ़ेंगे। पर मेन इंडिया में जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो दोनों की तरह काम करता है, रिजिड और फ्लेक्सिबल। जो चीज़ें, क्योंकि जैसे आप देख रहे हो स्पेशल मेजॉरिटी किसी भी लेने में, किसी भी एक्ट को अमेंड करने में, किसी भी आर्टिकल को अमेंड करने के लिए इम्पॉर्टेंट है, तो वहाँ पे एक थोड़ा सा रिजिड फैक्टर दिखेगा आपको, क्योंकि आपको हर किसी की सहमति चाहिए। ये नहीं है कि आपका मन किया तो आपने चेंज कर दिया, तो आपको हर किसी को उस एक्ट में किस तरीके से बदलाव हो रहे हैं उसको समझाने के लिए वो चीज़ अमेंडमेंट के लिए वो मेजॉरिटी चाहिए। इसका तो ये है। अब अब आते हैं हम फोर्थ फीचर पे। हमारा फोर्थ फीचर है फेडरल सिस्टम विद यूनिटरी बेसिस। हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और इंडियन स्टेट जो है वो फेडरल सिस्टम, यहाँ पे फेडरल सिस्टम की तरह हम काम करते हैं। जैसे एक सेंटर की गवर्नमेंट है, बट हर स्टेट में अपनी प्रॉपर गवर्नमेंट है, बट जो मेनली है बहुत सारे तरीके से हम यूनिटरी तरीके के फीचर्स भी शो करते हैं। तो इसीलिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और इंडियन स्टेट को एक फेडरल सिस्टम विद यूनिटरी बेसिस कहते हैं। ओके, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में फेडरल एज वेल एज यूनिटरी फीचर्स दोनों हैं। अगर हम फेडरल फीचर्स के बारे में बात करें तो वो है 2 गवर्नमेंट्स, लाइक सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट एज वेल। अगर हम पावर के बारे में बात करें तो डिवीज़न ऑफ पावर दोनों में है। जैसे कुछ एरियाज़ हैं जहाँ पे सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट काम कर सकते हैं, लाइक अगर हम बात करें एक्सटर्नल अफेयर्स की, डिफेंस की, ये सब चीज़ें हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ही इनकी पावर आती है, और स्टेट की अपनी पर्टिकुलर पावर है उनके रीजन में, जो पब्लिक ऑर्डर, लैंड, रेवेन्यू, ये सब चीज़ें वो आती हैं स्टेट गवर्नमेंट के पास। हमारा रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है वो एक फेडरल फीचर है। सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है वो भी फेडरल फीचर है। रिजिडिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है वो भी फेडरल फीचर है। इंडिपेंडेंट जुडिशरी वो भी फेडरल फीचर है। एंड बाइकैमरलिज्म ये भी फेडरल फीचर है। अगर हम यूनिटरी बेसिस की बात, फीचर्स की बात करें तो वो है स्ट्रॉन्ग सेंटर, सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन एंड सिंगल सिटीज़नशिप। जैसे अमेरिका में डुअल सिटीज़नशिप का प्रोविज़न है, आप स्टेट के सिटीज़न एज वेल एज अमेरिका के सिटीज़न हैं। वहीं ब्रिटेन एंड इंडिया दोनों में सिंगल सिटीज़नशिप का प्रोविज़न है, जहाँ पे आप सिर्फ अपनी कंट्री के ही सिटीज़नशिप लेते हैं। यहाँ पे ये एक तरीके से यूनिटरी फीचर शो करता है। अब नेक्स्ट हमारा यूनिटरी में है फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, जो हम अमेंड कर सकते हैं वो उसकी फ्लेक्सिबिलिटी है। इंटीग्रेटेड जुडिशरी, इंडिया में हम इंटीग्रेटेड जुडिशरी देखते हैं, जैसे कि अगर हम देखें सुपीरियर सबसे सुप्रीम कोर्ट, एंड नेशनल लेवल पे, एंड देन इन स्टेट लेवल हाई कोर्ट, एंड देन उसके बाद आपके सबऑर्डिनेट कोर्ट आते हैं, जैसे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स एंड सिविल कोर्ट्स वगैरह, लोकल कोर्ट्स जो होते हैं वो आते हैं। तो हमारी जो जुडिशरी है वो एक तरीके से इंडिपेंडेंट जुडिशरी इंटीग्रेटेड है। पहले आप सबऑर्डिनेट कोर्ट्स में जाते हैं, देन हाई कोर्ट में जाते हैं, देन सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं। तो ये हमारा यूनिटरी फीचर है। और जो अपॉइंटमेंट ऑफ स्टेट गवर्नमेंट बाय द सेंटर, ये भी यूनिटरी फीचर है, क्योंकि आपके सेंटर के पास पावर है कि वो गवर्नमेंट अपॉइंट करे स्टेट के। ऑल इंडिया सर्विस जो है हमारी वो, एंड एमरजेंसी प्रोविज़न जो है वो। नेक्स्ट अगर हम कुछ जो भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में कुछ लोगों ने क्या कमेंट्स किए थे उसके बारे में हम देखते हैं यहाँ पे। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और इंडियन स्टेट को एक तरीके से फेडरल इन फॉर्म बट यूनिटरी इन स्पिरिट बोला जाता है। फेडरल फॉर्म से हमारा है, हमारा एक तरीके से फेडरेशन है, बट हम यूनिटरी तरीके से काम करते हैं। एंड केसी वेयर ने इसे क्वासी फेडरल कहा था, मॉरिस जोन्स ने इसे बार्गेनिंग फेडरलिज्म कहा था, ग्रेवलिन ऑस्टिन ने इसे कोऑपरेटिव फेडरलिज्म कहा था, एंड आइवर जेनिंग ने इसे फेडरेशन विद सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी कहा था। नेक्स्ट अब हमारा फिफ्थ फीचर,
जो हमारा फिफ्थ फीचर है वो है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने ब्रिटिश जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है उसे अडॉप्ट किया रेदर देन अमेरिकन प्रेसिडेंशियल सिस्टम जो है। जो पार्लियामेंट्री सिस्टम होता है वो एक तरीके से बेस्ड होता है जहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ कोऑपरेशन एंड कोऑर्डिनेशन के बारे में बात करते हैं। जो लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव ऑर्गन्स जो हैं वो अपने बीच में कोऑर्डिनेट करके हर चीज़, जैसे लेजिस्लेचर आपके लॉज बनाता है एंड देन एग्जीक्यूटिव्स जो हैं उसे किस तरीके से एग्जीक्यूट कर रहे हैं, वो लोग एक कोऑर्डिनेशन में काम कर रहे हैं। वहीं प्रेसिडेंशियल जो होता है, प्रेसिडेंशियल जो सिस्टम है उसमें सेपरेशन ऑफ पावर है। ये जो लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव ऑर्गन्स है वो वहाँ पे बहुत ही सेपरेटेड पावर्स में रहते हैं। तो ये एक प्राइमरी डिफरेंस है हमारे पार्लियामेंट्री सिस्टम और प्रेसिडेंशियल सिस्टम में। और पार्लियामेंट्री सिस्टम को वेस्टमिंस्टर मॉडल ऑफ गवर्नमेंट भी कहते हैं, जहाँ पे ब्रिटेन में, लंदन में, जहाँ पे ब्रिटेन की ब्रिटिश पार्लियामेंट है उस एरिया का नाम वेस्टमिंस्टर है, तो इसीलिए इसे वेस्टमिंस्टर मॉडल ऑफ गवर्नमेंट कहा जाता है। नेक्स्ट हमारा सिक्स्थ, सिंथेसिस ऑफ पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी एंड जुडिशियल सुप्रीमेसी। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो एक प्रॉपर सिंथेसिस है। ब्रिटिश की जो प्रिंसिपल है पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी का, पार्लियामेंट के पास एक पूरी फ्रीडम है, और जो अमेरिका का जो प्रिंसिपल है जुडिशियल सुप्रीमेसी, जुडिशरी के पास हर चीज़ की पावर है। यहाँ पे ब्रिटेन में क्या पॉइंट है कि पार्लियामेंट अगर कोई लॉ बना देती है तो जुडिशरी के पास उसको जुडिशियल रिव्यू की कोई भी वो जुडिशियल रिव्यू नहीं कर सकती हैं उन लॉज का। वहीं अमेरिका में जुडिशियल रिव्यू है। तो इंडिया ने सिंथेसिस किया, पार्लियामेंट को एक सोवरेनिटी दी, एक फ्रीडम दी कि वो अपने लॉज बनाएं, बट वहीं जुडिशियल रिव्यू डाल के जुडिशरी के पास भी एक पावर दी, जिससे वो जुडिशियल रिव्यू से वो लॉ आपके मतलब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन या आर्टिकल के कितने हक में है, किसी पर्टिकुलर सिटीजन्स के फंडामेंटल राइट्स को हिंडर तो नहीं कर रहा है। इसीलिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एक सिंथेसिस है पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी और जुडिशियल सुप्रीमेसी का। अगर हम 7th पॉइंट देखें तो वो है इंटीग्रेटेड एंड इंडिपेंडेंट जुडिशरी। जैसे मैंने पहले बताया था आपको यूनिटरी फीचर्स में, उसी तरीके से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो जुडिशियल सिस्टम है वो इंटीग्रेटेड और इंडिपेंडेंट है। जैसे आपके लोअर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और लोअर कोर्ट्स हो गए, उसके बाद हाई कोर्ट आएगा, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट आएगा। सुप्रीम कोर्ट हमारा पूरा टॉप टियर पे रहता है, उसके बाद ये चलता है। तो इंटीग्रेटेड है, पहले आप यहाँ जाएंगे, फिर यहाँ से अगर आपको कोई चीज़ सही नहीं लग रही है तो आप यहाँ जाएंगे, फिर देन आप सुप्रीम कोर्ट पे जाएंगे। तो ये हमारा इंटीग्रेटेड फॉर्म चलता है। बट इंडिपेंडेंट है, सब अपने जो केस सुनते हैं और केस के जो भी फैसले सुनाए जाते हैं वो हर कोई अपने बेसिस के हिसाब से बताते हैं। नेक्स्ट अगर हम फीचर देखें तो वो है हमारा फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं जो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में हमें दिए जाते हैं। अभी हमारे पास इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गारंटी करता है हमारे 6 फंडामेंटल राइट्स को टू ऑल द सिटीजन इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर कास्ट, सेक्स, जेंडर, कलर एंड रिलीजन। आप किस कास्ट से बिलोंग करते हो, किस रिलीजन से बिलोंग करते हो, उसके बेसिस पे आपको फंडामेंटल राइट नहीं दिए जा रहे। बट एज अ सिटीज़न ऑफ इंडिया आपको ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गारंटी करता है आपके फंडामेंटल राइट। अगर आपके फंडामेंटल राइट का हनन होता है किसी भी तरीके से तो आप सीधे सुप्रीम कोर्ट पे जा सकते हो आर्टिकल 32 में रिट्स करके लिए। आर्टिकल जो है वो एक प्रमोट करता है आइडिया ऑफ पॉलिटिकल डेमोक्रेसी का। जो हमारी पॉलिटिकल डेमोक्रेसी है, फंडामेंटल राइट उसको प्रमोट करता है। फंडामेंटल राइट जस्टिसेबल इन नेचर होते हैं, जैसे हम सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं अगर हमारे कोई भी फंडामेंटल राइट का हिंडर होते हैं। और अगर हम देखें फंडामेंटल राइट एब्सोल्यूट नहीं है, ये रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस के साथ आते हैं। फ्रीडम ऑफ स्पीच है आपकी, बट आप फ्रीडम ऑफ स्पीच को एक रीज़नेबल रिस्ट्रिक्शन के साथ ही यूज़ कर सकते हो। आप कुछ भी कहीं पे भी नहीं बोल सकते हो।
क्योंकि आपको एक पब्लिक ऑर्डर में मेंटेन करना होता है। आपकी कुछ भी बोलने से अगर पब्लिक ऑर्डर में कहीं पे भी प्रॉब्लम आएगी तो वो चीज़ सही नहीं होगी, तो वहाँ पे वो रिस्ट्रिक्शंस लगते हैं। अगर हम 9th पॉइंट की बात करें तो डायरेक्टर प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जो हमारे DPSP हैं, जो हमने आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिए हैं, वो प्रमोट करते हैं आइडिया ऑफ सोशल इकोनॉमिक डेमोक्रेसी का। सोशली और इकोनॉमिकली हमारे सिटीजन्स को, हमारी डेमोक्रेसी को, हमारे स्टेट को हम कैसे आगे बढ़ाएं और कैसे सब में एक समानता लाएं। DPSP उसको प्रॉमिस करता है, दो ये नॉन जस्टिसेबल इन नेचर है और पार्ट 4 में आता है। ओके, नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है फंडामेंटल ड्यूटीज़। फंडामेंटल ड्यूटीज़ इनिशियली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं था। फर्स्ट टाइम आफ्टर रिकमेंडेशन ऑफ स्वर्ण सिंह कमेटी 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976 में हमारे 10 फंडामेंटल ड्यूटीज़ ऐड हुई। एंड फर्दर उसके बाद एक और ऐड हुई बाय 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002। अभी हमारी टोटल 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं। जैसे आपको रिस्पेक्ट करनी है अपने स्टेट की, अपने कॉन्स्टिट्यूशन की, अपने नेशनल फ्लैग की, अपने नेशनल सॉन्ग, नेशनल एंथम की, हमारे जितने भी मॉन्यूमेंट्स हैं उनको प्रिजर्व करना है, वुमेन की रिस्पेक्ट करनी है, एंड इंडिया को प्रॉस्परस स्टेट बनाना है। जो भी प्राइमरी स्कूल मतलब 6 जो भी बच्चे हैं अभी उनको अर्ली एजुकेशंस जो हैं वो प्रोवाइड करानी है। ये सब हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं। फंडामेंटल ड्यूटीज़ नॉन जस्टिसेबल इन नेचर हैं, आप इसके लिए कोर्ट नहीं जा सकते हो, और ये पार्ट 4A और आर्टिकल 51A में आती हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं अपने 11th फीचर के बारे में, जो कि है सेक्युलर स्टेट। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एक सेक्युलर स्टेट के लिए स्टैंड करता है। ये किसी पर्टिकुलर रीजन को अपना ऑफिशियल रिलीजन नहीं अपहोल्ड करता है। जैसे हमारा नेबरिंग कंट्री है पाकिस्तान, वो इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान है, वहाँ पे इस्लाम को उनका स्टेट रिलीजन की तरह अपहोल्ड किया जाता है। वहीं बांग्लादेश भी इस्लामिक रिपब्लिक है, वहाँ पे भी रिलीजन अपहोल्ड किया जाता है। नेपाल एक हिंदू रिलीजन को अपहोल्ड करता है ऑफिशियली, बट इंडिया एज अ सेक्युलर स्टेट किसी भी रिलीजन को ऑफिशियल रिलीजन नहीं बनाया है। इंडिया में डाइवर्सिटी है, इंडिया में हर रिलीजन को उसी के हक के तरह उसको अच्छे से रिस्पेक्ट दिया जाता है और प्रोटेक्ट किया जाता है। यहीं हम अगर बात करें वेस्टर्न कॉन्सेप्ट ऑफ सेक्युलरिज्म की, तो वो एक नेगेटिव कॉन्सेप्ट है, जहाँ पे रिलीजन और स्टेट को सेपरेटली देखा जाता है, सेपरेशन है उसमें। वहीं इंडिया का जो कॉन्सेप्ट है सेक्युलरिज्म का, वो एक पॉजिटिव कॉन्सेप्ट है। वहाँ पे इक्वल रिस्पेक्ट दी जाती है हर रिलीजन को और प्रोटेक्ट किया जाता है हर रिलीजन को इक्वली। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज। जो हमारे इंडियन सिटीज़न हैं जो कि 18 ईयर्स से मतलब नॉट लेस देन 18 ईयर है, उनको राइट टू वोट है विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन ऑफ कास्ट, रेस, रिलीजन, सेक्स, लिटरेसी, वेल्थ एंड सो ऑन। बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के, चाहे आप किसी कास्ट से हो, रेस से हो, रिलीजन से हो, क्या आपका जेंडर क्या है, लिटरेसी, आप कितने एजुकेटेड हो, लिटरेट हो, इलिटरेट हो, आपके पास कितने पैसे हैं, रिच हो, पुअर हो, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ एनीथिंग, आपके पास एक राइट टू वोट है। और जो हमारा 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया था 1988 का, उससे जो ये वोटिंग एज थी वो 18 हो गई थी फ्रॉम 21 ईयर्स। नेक्स्ट 13 पॉइंट हमारा है, 13 फीचर है हमारा सिंगल सिटीजनशिप। इन इंडिया जितने भी सिटीज़न हैं, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द स्टेट कहाँ जहाँ वो बॉर्न हो रहे हैं या रिसाइड कर रहे हैं, वो एक पॉलिटिकल और सिविल राइट ऑफ सिटीजनशिप इंजॉय कर सकते हैं पूरे ऑल ओवर इंडिया। आप चाहे तमिलनाडु में पैदा हुए हैं या जम्मू कश्मीर हैं, आप सिटीज़न ऑफ इंडिया हो, नॉट पर्टिकुलरली सिटीज़न ऑफ तमिलनाडु और सिटीज़न ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। आप ओनली
इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द रीजन स्टेट आप इंडियन सिटीज़न हो। नेक्स्ट हमारा 14th पॉइंट है इंडिपेंडेंट बॉडीज़। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसने पर्टिकुलर आर्टिकल फंडामेंटल राइट्स यही नहीं, कुछ इंडिपेंडेंट बॉडी भी इस्टेब्लिश की हैं जो कि इंश्योर कर और कॉन्स्टिट्यूशन उन इंडिपेंडेंट बॉडीज़ के इंडिपेंडेंस को इंश्योर भी करता है। जैसे हमारी इंडिपेंडेंट बॉडी अगर हम देखें तो है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, जो हमारे इलेक्शन लोकसभा, राज्यसभा, स्टेट असेंबली, इन सब के जितने भी इलेक्शन होते हैं वो ही कंडक्ट कराते हैं। हमारे कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया CAG वो उनकी हो गई, वो एक इंडिपेंडेंट बॉडी हैं जो हमारे सेंटर और स्टेट के जितने भी ऑडिट्स करते हैं। एंड यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन UPSC, ये भी एक इंडिपेंडेंट बॉडी है एंड कॉन्स्टिट्यूशन के से बनी हुई इंडिपेंडेंट बॉडी है। एंड स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, ये भी हमारी एक इंडिपेंडेंट बॉडी है। नेक्स्ट हम बात करें हमारे 15 पॉइंट है एमरजेंसी प्रोविज़न। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो कंटेन करता है इलेबोरेट एमरजेंसी प्रोविज़न, जिससे जो प्रेसिडेंट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी किसी भी सिचुएशन में इफेक्टिवली मीट करे तो हम कैसे करते हैं। तो देखें, नेशनल इमरजेंसी अगर लगती है, नेशनल इमरजेंसी अगर लगती है वो लगती है आर्टिकल 352 के तहत। अगर वॉर, एक्सटर्नल एग्रेशन या आर्म्ड रिबेल हो गया है। जो ये आर्म्ड रिबेलियन वाला पॉइंट है ये 1978 में ऐड हुआ था। इनिशियली ये इंटरनल डिस्टर्बेंस था, बट आफ्टर 1975 जो इमरजेंसी लगी थी उसके बाद 1978 में 44th अमेंडमेंट में इस इंटरनल डिस्टर्बेंस को आर्म्ड रिबेलियन की से रिप्लेस किया था। जो स्टेट इमरजेंसी है प्रेसिडेंट रूल, जैसे कि स्टेट में फंक्शनिंग नहीं हो रही है या किसी तरीके से कोई प्रॉब्लम उठ गई है या कोई पार्टी नहीं है, तो वहाँ प्रेसिडेंट रूल लगता है, जो कि लगता है आर्टिकल 356 से। ये भी एक इमरजेंसी प्रोविज़न में आता है। अगर फाइनेंशियल इमरजेंसी है, अगर पैसे जैसे 1991 में जो हमारी फाइनेंशियल इमरजेंसी के पॉइंट पे पहुंच गए थे, जो हमारा फॉरेक्स रिज़र्व जो था वो ख़त्म होने वाला था, तब लगती हैं फाइनेंशियल इमरजेंसी। वो पॉइंट होते हैं जब आपके फॉरेक्स रिज़र्व में पैसे नहीं हैं, वो लगती है आर्टिकल 360 से। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इमरजेंसी प्रोविज़न के ऊपर पूरा का पूरा एलेबोरेट, जिससे प्रेसिडेंट किसी भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन को इफेक्टिवली मैनेज कर सके। लास्ट हमारा है, हमारे 16 पॉइंट्स हैं इसमें। लास्ट है हमारा 3 टियर गवर्नमेंट। ओरिजिनली इंडिया में 3 टियर नहीं था, डुअल पॉलिटी था, सेंटर में एंड स्टेट में गवर्नमेंट। बट आफ्टर 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 हमारा 3rd टियर ऑफ गवर्नमेंट ऐड हुआ, जो कि था पंचायत एंड म्यूनसिपैलिटीज़। हम देखें तो 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 से पार्ट 9 शेड्यूल 11 ऐड हुआ, जिससे हमारे पंचायत राज स्टार्ट हुआ। एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1992 से पार्ट 9A ऐड हुआ एंड शेड्यूल 12 ऐड हुआ एंड इससे म्यूनसिपैलिटीज़ ऐड हुई। तो ये हमारे 16 फीचर्स थे, 16 सेलिंग फीचर, इम्पॉर्टेंट फीचर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के। अब हम स्केड्यूल्स के बारे में बात करेंगे इसी पार्ट में। जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें हमारे 12 स्केड्यूल्स हैं। फाइन। अगर हम फर्स्ट स्केड्यूल के बारे में बात करें तो फर्स्ट स्केड्यूल के पास सब्जेक्ट मैटर जो है वो है नेम ऑफ स्टेट एंड देयर टेरिटोरियल जुरिडिक्शन एंड यूटी। स्टेट्स और यूटी का जो टेरिटोरियल जुरिडिक्शन और एक्सटेंट है उसके बारे में फर्स्ट शेड्यूल में बात होती है। सेकंड शेड्यूल में बात होती है जो भी प्रोविज़न रिलेटेड टू अलाउंसेस, प्रिविलेजेस, वो भी प्रेसिडेंट, गवर्नर, स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर ऑफ द लोक सभा एंड द लेजिस्लेटिव असेंबली इन द स्टेट, chairman and deputy chairman of the Rajya Sabha and of the Legislative Council in the state, and judges of Supreme Court, judges of High Court and CAG.
सेकेंड स्केड्यूल में हर किसी के अलाउंस और प्रिविलेजेस उनकी क्या क्या हैं उन प्रोविजन से रिलेटेड आपसे बात करते हैं। एंड अगर हम थर्ड स्केड्यूल में जाएं तो वो फॉर्म्स ऑफ ओथ एंड अफर्मेशन के बारे में बात करता है। जो भी ओथ कोई भी मिनिस्टर जैसे जो भी सेकेंड स्केड्यूल में आपकी पोजीशंस ऑफिसेस हैं उन सब की जो भी ओथ एंड अफर्मेशन है मोस्टली उसके बारे में थर्ड स्केड्यूल बात करता है। फोर्थ स्केड्यूल बात करता है अलोकेशन ऑफ सीट्स इन राज्यसभा, अलोकेशन ऑफ सीट्स इन द राज्यसभा एंड द यूनियन टेरिटरी, मतलब राज्यसभा ऑफ द स्टेट एंड द यूनियन टेरिटरी। जो आपकी राज्यसभा में किस स्टेट को किस यूटी को कितनी सीट्स अलोकेट किए जाएंगे वो फोर्थ स्केड्यूल में बात करता है। फिफ्थ स्केड्यूल की अगर हम बात करें तो उसमें प्रोविज़न रिलेटेड टू एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ऑफ स्केड्यूल एरिया एंड स्केड्यूल ट्राइब। जितने भी स्केड्यूल एरिया और स्केड्यूल ट्राइब्स हैं उनके एडमिनिस्ट्रेशन और उनके कंट्रोल से रिलेटेड प्रोविज़न फिफ्थ स्केड्यूल में आते हैं। एंड सिक्स्थ स्केड्यूल सबको पता है जैसे प्रोविज़न जो कि ट्राइबल एरियाज़ ऑफ स्टेट ऑफ आसाम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिज़ोरम। आसाम जो हमारे नॉर्थ ईस्ट के 4 स्टेट हैं असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिज़ोरम, इसके बारे में जो प्रोविज़न एडमिनिस्ट्रेशन के प्रोविज़न हैं वो सिक्स्थ स्केड्यूल में आते हैं। हम सेवन्थ स्केड्यूल की बात करें तो हमारा सेवन्थ स्केड्यूल हमारा डिवीज़न ऑफ पावर बिटवीन यूनियन एंड स्टेट से डील करता है, जिसमें हमारे 3 लिस्ट दिए गए हैं, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट में 100 सब्जेक्ट हैं, स्टेट में 61 सब्जेक्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट में 52 सब्जेक्ट। यूनियन लिस्ट में ओरिजिनली 97 सब्जेक्ट थे बट अब 100 हो गए हैं। स्टेट में 66 थे अब 61 हो गए हैं, 5 सब्जेक्ट माइनस हो चुके हैं। एंड कॉन्करेंट में 47 थे अब 52 हो चुके हैं। नेक्स्ट हमारा आता है 8th स्केड्यूल। 8th स्केड्यूल ओरिजिनली 8th स्केड्यूल में हमारा जो इतनी भी ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं, प्रेजेंटली कितनी लैंग्वेजेस हैं वो इंडिया उसको जिनको मान्यता देता है एक तरीके से वो इंक्लूड होती है। ओरिजिनली जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था वो 14 लैंग्वेजेस थी, अब नाउ प्रेजेंटली 22 लैंग्वेजेस हैं। इंडिया ऑलमोस्ट तीन कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से बाकी की 8 लैंग्वेजेस ऐड हुई, जैसे नेपाली, सिंधी, मैथिली, डोगरी एंड आगे और मतलब सो ऑन। ये कुछ 8 लैंग्वेजेस जो हम अमेंडमेंट्स बाद में पढ़ेंगे उनमें पढ़ेंगे कि कौन कौन सी लैंग्वेजेस कौन कौन से अमेंडमेंट से ऐड हुई थी, बट ओरिजिनली 14 थी एंड अब 22 है। 9th स्केड्यूल। 9th स्केड्यूल है में इंक्लूड होते हैं एक्ट्स और रेगुलेशन जो कि लैंड रिफॉर्म से रिलेटेड थे। जब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बना तो ज़मींदारी सिस्टम और जितने भी ऐसे फॉर्मेट ऐसे जो भी सिस्टम्स थे उनको हटाने के लिए लैंड रिफॉर्म्स लाया गया और लैंड रिफॉर्म्स लाया गया और जितने भी उससे एक्ट्स और रेगुलेशंस थे 9th स्केड्यूल बना करके उसको उसमें ऐड कर दिया गया। और ये पहले नहीं था, ये जो फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट आया 1951 में उसमें ऐड किया गया ये लैंड रिफॉर्म और एबोलिशन ऑफ ज़मींदारी सिस्टम का। और जितने भी इससे रिलेटेड जो मैटर्स थे वो भी पार्लियामेंट की डीलिंग में डाले गए। बट मेन प्रॉब्लम 9th स्केड्यूल के साथ ये थी क्योंकि जो भी पार्लियामेंट ने ये लॉ उसके साथ ये रेगुलेशन इसके साथ डाला था, जो भी लैंड रिफॉर्म और इस 9th स्केड्यूल में कोई भी चीज़ अगर हम डाल देंगे तो वो जुडिशल रिव्यू से हट जाएगी। तो इन 2007 सुप्रीम कोर्ट ने जो भी चीज़ें 24 अप्रैल 24 अप्रैल 1973 के बाद 9th स्केड्यूल में डाली गई हैं वो जुडिशल रिव्यू के लिए ओपन हो जाएंगी, ऐसा आप वर्डिक्ट किया था। क्योंकि अब इसको एक तरीके से बहुत ही इसका प्रिविलेज लिया जाता था, किसी भी एक्ट को बना करके जो लेजिस्लेचर था वो पार्लियामेंट में वो 9th स्केड्यूल में डाल दे रहे थे जिससे वो जुडिशल रिव्यू के उसमें ना आए।
एंड उससे जुडिशरी आपका कोई भी डिसीजन नहीं दे सकती है, अगर वो गलत भी है तो उसको पास नहीं कर सकती है। इसीलिए आपको एंड नोटिस ये आपको इस डेट पे भी ध्यान देना चाहिए कि ये 24 अप्रैल 1973 को ही के बाद ही क्यों कहा गया, क्योंकि 24 अप्रैल 1973 में केशवनंद भारती जो केस था अगेंस्ट द स्टेट ऑफ केरला, उसमें जो बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में बोला गया था कि आप बेसिक स्ट्रक्चर को अमेंड नहीं कर सकते हो। तो इसी तरीके से जो कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर है वो उसमें जुडिशियल रिव्यू है, तो इसीलिए इसके बाद कुछ भी चीज़ ऐड होंगी तो वो जुडिशियल रिव्यू के लिए ओपन है, इसीलिए इस वर्डिक्ट रूलिंग पे दिया गया। अब हम 10th शेड्यूल के बारे में बात करें तो 10th शेड्यूल है हमारा प्रोविजन रिलेटिंग टू डिसक्वालिफिकेशन ऑफ द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेटर ऑन द ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन। एक तरीके से 10th शेड्यूल को हम एंटी डिफेक्शन लॉ भी कहते हैं, और ये 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1985 से ऐड हुआ। कोई भी मतलब आप किसी तरीके से डिस्क्वालीफाई कैसे करो, अगर कोई मेंबर पार्लियामेंट में किसी एक पर्टिकुलर पार्टी से लड़के और दूसरी पार्टी में इंक्लूड हो जाता है तो वो एक डिफेक्शन के तहत जो डिस्क्वालिफिकेशन उसको कर सकते हैं। एंड 11th शेड्यूल वो है स्पेसिफाई करता है पावर एंड अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पंचायत, जो हमारा 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से ऐड हुआ। तो पंचायत के पास क्या अथॉरिटी है, क्या पावर है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये पंचायत इसमें स्पेसिफिकली 29 मैटर्स से वो डील करते हैं। एंड अब नाउ लास्ट शेड्यूल 12th शेड्यूल स्पेसिफाई करता है पावर अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ म्यूनसिपैलिटीज़। यहाँ पे 18 मैटर्स हैं और ये 74th कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट 1992 से ऐड हुआ। तो ये हमारे 12th शेड्यूल और सेलिएंट फीचर थे कॉन्स्टिट्यूशन के। होप कि आपको सब समझ आया होगा। थैंक यू सो मच।